सरकार बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, मैं मान के चलूँ लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें 543 पूरे देश में लोगों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से 543 सांसदों का रिप्रेजेंटेशन होता है और जनता उनको चुन के भेजती है। जो जनता जो उनको चुन के भेजती है वहाँ तो बहुमत वोटों के आधार पर होता है, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट आए उसको बहुमत मानते हैं, उसको जीता हुआ माना जाता है और वो लोकसभा आता है। अब इस प्रकार से जब पूरे 543 हमारे सांसद लोकसभा पहुँचे तो सरकार किसकी बने, उसके लिए क्या बहुमत हो, वो उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमने उसके ऊपर आरटीआई भी लगाई और ये पता चला आरटीआई के माध्यम से कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है और ये जो है वो राष्ट्रपति का अपना एक कन्वेंशन है और डिस्कस जो चली आई रही परंपरा है और जो राष्ट्रपति का जो विवेक है, जो उनको लगता है कि भाई किसको आमंत्रित करना चाहिए। अगर 250 किसी एक पार्टी के सांसद हैं तो उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं और बाद में उनको समय दे सकते हैं बहुमत सिद्ध करने। जी, सबसे पहले आरटीआई जो लगाई वो चुनाव आयोग को लगाया गया, जिसमें पूछा गया कि 543 सांसदों के चुनाव होने के पश्चात जो 272 या उससे ज़्यादा सांसदों के जोड़ से जो सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है उसका कहाँ लिखित कोई नियम है, कोई प्रावधान है। तो उन्होंने फिर हमने लोकसभा सेक्रेटरी को लगाया, फिर लोकसभा सेक्रेटरी का आया जवाब कि वो राज्यसभा सेक्रेटरी बताएगा। राज्यसभा सेक्रेटरी ने फाइल ट्रांसफ़र करके फिर वो इसी लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने वही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजा। ऐसी कर के वो फाइलें 6 महीने तक घूम और वो पुनः फिर वो राष्ट्रपति कार्यालय से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया सेक्रेटरी से जवाब कि ये राष्ट्रपति के कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्कशन से बहुमत का फैसला होता है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। इस वक्त मैं जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ पुराने दिल्ली के इलाके में और हम जिस तरीके से नए नए मुद्दों को सामने लेकर के आते हैं, ऐसा ही मुद्दा हमने हुआ है सत्य बहुमत। बहुमत की परिभाषा क्या है, जमहूरियत जिसको कहते हैं, आखिर उसके मायने क्या हैं। सत्यदेव चौधरी साहब हैं एक जो राजनीति में बहुत गहरी सोच और समझ रखते हैं। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, सत्य बहुमत पार्टी। उसी पार्टी के एक कार्यकर्ता कह लीजिए या जिम्मेदार कह लीजिए मेरे साथ मौजूद हैं विकास कुमार। विकास जी, ये जो सत्य बहुमत की बात कर रहे हैं आप, जो ये पार्टी है, समझाना क्या चाहते हैं आप? जी धन्यवाद वाजी जी, आपने अच्छा सवाल किया है और बिल्कुल ये जानना आवश्यक है लोगों को कि चाहते क्या है। पार्टी का मुख्य मुद्दा है बहुमत के ऊपर, इनका मेन चिंतन और अध्ययन है सत्यदेव चौधरी जी का। वो ये कहते हैं कि जो आज तक 75 सालों से जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है वो ये गठबंधन की राजनीति है। अब इस गठबंधन की राजनीति मतलब जिसमें कि भ्रष्ट समझौते हैं, लेन देन है, सरकार बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, मैं मान के चलूँ लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो उसमें 543 पूरे देश में लोगों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से 543 सांसदों का रिप्रेजेंटेशन होता है और जनता उनको चुन के भेजती है। जो जनता जो उनको चुन के भेजती है वहाँ तो बहुमत वोटों के आधार पर होता है, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट आए उसको बहुमत मानते हैं, उसको जीता हुआ माना जाता है और वो लोकसभा आता है। अब इस प्रकार से जब पूरे 543 हमारे सांसद लोकसभा पहुँचे तो सरकार किसकी बने, उसके लिए क्या बहुमत हो, वो उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हमने उसके ऊपर आरटीआई भी लगाई और ये पता चला आरटीआई के माध्यम से कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है और ये जो है वो राष्ट्रपति का अपना एक कन्वेंशन और डिस्क्रिशन, यानी राष्ट्रपति जो चली आई रही परंपरा है और जो राष्ट्रपति का जो विवेक है, जो उनको लगता है कि भाई किसको आमंत्रित करना चाहिए। अगर 250 किसी एक पार्टी के सांसद हैं तो उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं और बाद में उनको समय दे सकते हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए। आरटीआई लगाई आपने बहुमत की परिभाषा जानने के लिए कि बहुमत क्या है, तो क्या जवाब मिला कि बहुमत की परिभाषा ही नहीं है? जी, सबसे पहले आरटीआई जो लगाई वो चुनाव आयोग को लगाया गया, जिसमें पूछा गया कि 543 सांसदों के चुनाव होने के पश्चात जो 272 या उससे ज़्यादा सांसदों के जोड़ से जो सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है उसका कहाँ लिखित कोई नियम है, कोई प्रावधान है हमारे कानून में, संविधान में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह के सवालों का जवाब वो देने के मतलब वो नहीं थे उपयुक्त। तो उन्होंने फिर हमने लोकसभा सेक्रेटरी को लगाया, फिर लोकसभा सेक्रेटरी का आया जवाब कि वो राज्यसभा सेक्रेटरी बताएगा। राज्यसभा सेक्रेटरी ने फाइल ट्रांसफ़र करके फिर वो इसी लॉ मिनिस्ट्री को भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने वही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजा। ऐसी कर के वो फाइलें 6 महीने तक घूमती रही और वो पुनः फिर वो राष्ट्रपति कार्यालय से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया सेक्रेटरी से जवाब कि ये राष्ट्रपति के कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्कशन से बहुमत का फैसला होता है।
तो हमारा ये कहना है कि जब चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, सब वोट डालते हैं, और जब हमारे उम्मीदवार जीतते हैं वोटों के बहुमत से, तो सरकार बनाने के लिए 272 का जादुई आंकड़ा क्यों? फिर हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि भाई जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट आए हैं बहुमत उसका माना जाए? तो इसी के ऊपर हमने चिंतन किया कि भाई देखिए, सारा जो जोड़ तोड़, ये लेन देन, ये खरीद फरोख्त है। अगर एक ही पार्टी के अब अगर बहुमत आते हैं, मान लो एक ही पार्टी के 300 सांसद आए, तो फिर उनको कैसे टिकाए रखोगे आप? क्या बिना लालच के, बिना किसी लोभ के तो उनको एकजुट नहीं रखा जा सकता? तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो सरकार जो है वो सांसदों के ऊपर टिकी हुई है, तो वो लोकतंत्र सही मायने में हुआ नहीं। और अगर नहीं है तो उसको पूरा कैसे करोगे? 272 पूरा करने के लिए फिर आपको जोड़ तोड़, लेन देन, खरीद फरोख्त, जो हम राज्यों में भी देखते हैं और कई हमारे आज़ादी के बाद से आज तक हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। तो इसका हमने माना कि जब सरकार बनाने का, जब राजनीतिक व्यवस्था ही हमारी भ्रष्ट है, जिसमें पार्टियां अपराधियों को टिकट देती है। कौन ऐसी पार्टी है जो अपराधियों को टिकट नहीं देती है? सारी पार्टियां अपराधियों को टिकट देती है, उनकी प्रचार भी करती है उन अपराधियों को जिनको टिकट देती है, और जीत जाने के बाद उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाते हैं। तो जब हमारे संसद में, सरकार में ये भ्रष्टाचारी और अपराधी जैसे किस्म के लोग जब सरकार में, सत्ता में बैठे रहेंगे, तो ऐसे लोगों से आप किस तरह की व्यवस्था का उम्मीद करेंगे? तो इसका विकल्प दिया हमने कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ये इसमें भ्रष्टाचारी होगा, अपराधी किस्म के लोग, धनबल और बाहुबलों का बोलबाला होगा, इसमें गरीबों का इसमें कोई लेना देना नहीं, इन सत्ताधारियों को और इन सरकारों को। तो इसमें क्या है, जब आप सबसे ज़्यादा वोट लेकर के बहुमत जब आप वोटों का मानेंगे, तो हर पार्टी की मजबूरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में वोट लेने की। अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो एक सांसद 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, वो तो जीता हुआ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये वोटों का बहुमत नहीं हुआ, ये लोकतंत्र भी नहीं हुआ, और सही मायने में ये चुनाव का एक नाटकीय रूप है, जो दिखाने में तो लगता है कि लोकतंत्र और चुनाव हो रहा है, लेकिन ना टिकट आप हम जैसे साधारण लोगों को टिकट भी नहीं मिल सकता। क्या आप किसी बड़ी पार्टियों से टिकट लेके दिखा सकते हैं? आप नहीं। उनका क्या मानदंड है टिकट देने का? धनबल और बाहुबल। यही कारण है ना कि जिस पे आरोप लगे होते बाहुबलियों पे, जो अभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा था, बड़े बड़े बाहुबली नेता हैं, उनको क्यों सरकार कुछ नहीं कर पाती है? तो ये सारे जो इसका जो पीछे जो मूल कारण है वो है इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति, जिसको हम सांसदों के बहुमत को हम गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति बोलते हैं। देखिए, जब जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं या इलेक्शन जब होते हैं, चाहे वो नगर निगम के इलेक्शन हो या विधानसभा के या लोकसभा के, कोई भी इलेक्शन जब होता है तो उसमें टिकटों का जो है खरीद और फरोख्त चलती ही है। पहला करप्शन तो यहीं से शुरू होता है कि टिकट किसको दी जाए, किसको ना दी जाए। दूसरा करप्शन राजनीति के अंदर फिर यहाँ से पैदा होता है कि जब सांसद जीत जाते हैं तो सरकार किसकी बनानी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। अगर सांसद हमारे पास कम है तो दूसरी पार्टी के सांसद जो है उसको गठजोड़ करके जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन बात तो यही कही जाती है ना कि हमें तो जनता ने चुना है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, लेकिन सांसद को भी अगर जिताकर भेज रही है तो जनता ही जिता करके भेजती है, तो इसको क्या जनता का बहुमत नहीं समझा जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सांसदों को जो जिताने का बहुमत है, वहाँ तो वोटों का बहुमत है, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई, हम लोकतंत्र में ऐसा मानते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आया वो अच्छा नेता है, उसको हम अच्छा मानते हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है तो इस बहुमत को हटा करके हम फिर संख्या गिनने लगते हैं सांसदों की। ऐसा क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए एक पार्टी के 300 सांसद जीते, उसके कुल वोट 45 लाख हैं। दूसरी पार्टी है जिसके 243 सांसद जीते, लेकिन कुल वोट 55 लाख हैं। तो ऐसे में बहुमत किसका मानेंगे आप? भाई, जिसके 300 सांसद जीते लेकिन कुल वोट कम है, 45 लाख हैं, लेकिन दूसरी पार्टी है जिसके सांसद तो ज़्यादा जीते, कम जीते हैं 243, लेकिन वोट उनको कुल ज़्यादा 55 लाख आया। तो ऐसे में बहुमत किसका मानेंगे लोकतंत्र में? जाहिर सी बात है जिसको ज़्यादा वोट आया हो। तो यही हमारा सीधा सवाल है कि ज़्यादा वोटों का बहुमत क्यों नहीं माना गया है, जबकि यही तो हमारे को बहुत आश्चर्य लगता है कि देश के किसी मतदाता को इस बात की जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है कि ऐसा जब तक कोई लिखित कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई संविधान नहीं है, फिर भी आप जोड़ तोड़िए बहुमत, गठबंधन का बहुमत का कोई संविधान में नियम ही नहीं है, तो फिर ये गठबंधन होता कैसे है? गठबंधन का कोई नियम है, कानून है क्या? देखिए, जब तक ये राजनीति गठबंधन की चलती रहेगी, भ्रष्टाचार कहीं से जो है वो रुकने वाला नहीं है। गठबंधन तो शुरू से भी होते रहे हैं।
क्या वजह मान रहे हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो है आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया? जब ऐसा संविधान में और सरकार बनाने में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, फिर किस आधार पर सरकारें बनती चली जा रही है? देखिए, ये जो मुद्दा है ये जनता से सीधे संबंधित है। नेता जो इसका लाभ उठा रहे हैं मतलब 75 सालों से, जो भी पार्टी, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी और किसी नेता पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो एक राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। इस राजनीतिक व्यवस्था से जो लोग लाभ उठा रहे हैं, जो रसूख ले रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे? ये तो बहुत आसान है ना कि आप सांसदों का इकट्ठा करो और सरकार पे कब्जा करो। इसके लिए तो धन बल और बाहुबल की ज़रूरत है, वोटों की तो आवश्यकता नहीं है ना। मैं तो यही कहा आपको कि अगर एक सांसद अगर 1000 वोटों से जीत रहा है और एक सांसद लाख वोटों से जीत रहा है, तो दोनों में जीतने के बाद अंतर क्या है आज की राजनीतिक व्यवस्था में? बताइए, कोई है क्या? दोनों तो एक ही जैसे हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये वोटों के बहुमत से सरकार बनती तो फिर फ़र्क होता। दूसरा एक और इसमें दृष्टिकोण ये देखा जा सकता है कि आज की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में जो जीत जाते हैं सांसद, उन्हीं की वही मतलब जिन लोगों ने वोट दिया, जिसके वोटों से सांसद जीता, वो तो जीत गया। लेकिन जिन लोगों ने वोट किया लेकिन वो सांसद, वो नेता हार गया और हार करके घर बैठ गया, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के ही क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, उम्मीदवार क्यों ना हो, लेकिन उन उम्मीदवारों का, उन वोटरों की क्या वैल्यू है सत्ता में? क्या उनको कोई पूछता है कि भाई आपने इतना वोट दिया, आप उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो इसीलिए बहुमत की बात आ रही है कि जब आप ऐसे वोटों से सरकार बनाएंगे जिसमें जीते हुए उम्मीदवारों के वोट और हारे हुए उम्मीदवारों के दोनों वोट शामिल होंगे, तो वो बहुमत सच्चा बहुमत होगा। उसमें हारने वाले को भी लगेगा कि नहीं, मेरी सरकार है। आज के डेट में तो हारने वालों को लगता है कि मैं हार गया हूँ, तो वोटर क्यों हारे? उम्मीदवार हारे, वोटर को तो नहीं हारना चाहिए। देखिए, राजनीति के अंदर एक वोट का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक वोट जो है गिनती में वो तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। हार जीत तय करता है सिर्फ एक नंबर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक व्यवस्था में जब पूर्ण बहुमत की बात करी जाती है, जनता के वोट की बात करी जाती है, तो फिर सांसदों की गिनती के आधार पर जो है सरकार क्यों बनाई जाती है? एक तो सबसे बड़ा सवाल यही। या जो सांसद हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, अगर वो हारता है तो उसके साथ में वो जन समर्थन भी हार जाता है जिन्होंने उसको वोट किया होता है। सवाल ऐसे में यही है कि जनता का महत्व क्या रह जाता है? अगर आपने किसी अपने पसंदीदा नेता को वोट दिया और वो हार गया, वो तो हारा और साथ में जो है आपकी भी हार हो गई, लेकिन जनता की हार क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं? आपने एक बिल्कुल सही कहा कि एक वोट की कीमत होती है, लेकिन एक वोट की कीमत मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में नहीं है। क्यों? यदि वोटों के बहुमत से सरकार बनती तो एक वोट की कीमत होती। हर एक वोटर शक्तिशाली होता, चाहे वो गरीब होता, रिक्शा चला रहा होता, दुकानदार चला होता, रेहड़ी पटरी चला होता, या चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता, हर एक वोट की कीमत होती है। लेकिन वोटों के बहुमत से, वोटों की तो गिनती हम गिनते नहीं है सरकार बनाने के लिए, हम तो गिनते हैं सांसदों की संख्या। तो एक वोटों की कीमत है ही नहीं। यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल। इसमें वोटर शक्तिशाली है ही नहीं, वोटर की कोई रोल नहीं है। आप वोट देने के बाद जब सांसद जीत जाता है तो वोटर की क्या वैल्यू है उसके बाद? बताओ आप। वो तो किसी और से भी मिल सकता है, वो जोड़ तोड़ की राजनीति है। तो वोटर की शक्तिशाली बनाने का एक ही मात्र तरीका है कि आप वोटों के बहुमत से, यानी सत्य बहुमत की राजनीति अपनाओ। और सत्य, यही कारण है कि हम इस बात को जनता के पास ले जा रहे हैं और जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, जनता के टोटल वोट से, वोटर के टोटल वोट से सरकारें बनती हैं, तो इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये गठबंधन की जो भ्रष्ट राजनीति है, जोड़ तोड़, लेन देन, खरीद फरोख्त, ये धनबल और बाहुबल हट जाएगा। ये तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य बहुमत पार्टी का कहना है कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहले ये वोटों का बहुमत का हम स्पष्टीकरण, एक लिखित कानून बना देंगे वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की। जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो आप किसी अपराधी को टिकट नहीं दे सकते हो, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि जब पूरे देश में वोट लोगे, किसी एक क्षेत्र में अपराधी को टिकट दिया, भ्रष्टाचारी को, तो उसका प्रभाव तो पूरे देश में फैलेगा, दूसरे लोकसभा में भी होगा। तो इस स्थिति में पार्टियां अच्छे से अच्छे नेता उतारेंगी। क्यों? जीतने से तो हमने कहा कि अगर आप जीत भी जाते हो तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, आपके ज़्यादा सांसद भी आते हैं तो सरकार नहीं बनेगी। बल्कि उसके उल्टे, अगर किसी पार्टी को कम सांसद आते हैं लेकिन वोट ज़्यादा आता तो उसकी सरकार बनेगी। ऐसी स्थिति में हर पार्टी अच्छे से अच्छे उम्मीदवार उतारेगी जो कि लोगों के बीच में रहे। और ये भी एक साथ है, जैसे आज के समय में क्या है, चुनाव से 5 दिन पहले टिकट मिलता है, पता ही नहीं होता कौन उम्मीदवार है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को पता है कि हमारा उम्मीदवार कौन बनेगा,
ये ऐसा क्यों है, ऐसा पार्टी क्यों करती है, क्यों नहीं 3 साल पहले उम्मीदवार घोषित करती है। वो सत्य बहुमत की राजनीति में हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा वोट लेने की आवश्यकता होगी तो आपको हर गांव, हर घर, हर गली घूमना पड़ेगा, हर कार्यक्रम बताना पड़ेगा, आपको नेता भी सामने रखना पड़ेगा। तो ये कई सारे फायदे हैं। और बाकी सरकार कोई भी गलत काम इसलिए नहीं करेगी कि दोबारा वो चुनाव में जीत ही नहीं सकती है, ज़्यादा वोट प्राप्त तो कर ही नहीं सकती है। उनको अच्छे से अच्छे कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। देखिए, ये ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और उन लोगों के लिए भी एक ये बड़ी जिम्मेदारी है जो लोग इस वक्त राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, या चुनावी, जैसे कहा जा रहा है कि इस बैलेट पेपर से होना चाहिए और ईवीएम से जो है चुनाव नहीं होने चाहिए, दूसरी सरकारों को हराने के लिए या जिताने के लिए जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ईवीएम का मुद्दा भी जो है गरमाया हुआ है। कहा जाता है कि ईवीएम में भी जो है करप्शन होता है, वोट इधर से उधर जाता है, लोग हैक भी कर रहे हैं और इसको साबित भी कर रहे हैं। और जो सरकारें बन रही हैं लगातार पिछले कई सालों से, उसका भी आरोप जो है ईवीएम पर ही लगता चला रहा है। ईवीएम को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये सारी बातों का जो संबंध है वो इसी बहुमत के ऊपर ही है। देखिए, कोई भी सरकार, ये अगर आपको आरोप है, संदेह है, तो जनता को अगर संदेह हो रहा है तो सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसी सारी चीज़ें लानी चाहिए जो कि एकदम न्यायप्रिय हो और लोकप्रिय व्यवस्था हो। तो ये जब आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भ्रष्टाचार है या जितनी बेईमानी है, पक्षपात भरे कानून है, नियम है, वो ऊपर से सरकार को ही तो बनाना है ना नियम। तो वो सरकार जब देख रही है कि हमारे को बड़ी आसानी से ये हमारे को इसमें हम सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्यों चाहेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईवीएम खराब है कि बैलेट पेपर पे होनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि अगर सरकार एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था होगी, सरकार वोटों के बहुमत से बनेगी, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के ऊपर बनेगी, तो वो सारे वैसे निर्णय लेगी जो जनता के माकूल हो। अगर लगेगा, सरकार को लगता है सत्य बहुमत के बाद, बहुमत से, वोटों के बहुमत से बनाने के बाद कि नहीं ईवीएम से नहीं होना चाहिए, तो बैलेट पेपर से करा लो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो जो बेईमानी है, जो पक्षपात है, वो इसलिए हो रहा है ना कि किसी तरीके से हम सत्ता पे कब्जा करें। तो कुल मिला के ये कि सरकार निष्पक्ष हो, एक न्यायप्रिय हो, वो जब ही हो सकता है जब जनता की इच्छा और आकांक्षाओं यानी वोटों के बहुमत से सरकार, यानी सत्य बहुमत से सरकार बने। क्या मानते हैं कि जनता में अभी इस चीज़ को लेकर के जागरूकता है या नहीं है, या किस तरीके से हो सकती है? जनता इस चीज़ को कैसे समझे? देखिए, ये जो 75 साल से जो जकड़ा हुआ है ना, ये इस धनबल और बाहुबल के आधार पे ये बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े जुमले करके सरकार लोगों को तो भ्रमित करती है। और रही बात, इसीलिए तो हमने कहा कि ये सिर्फ विचार दे करके जागरूक करने से नहीं होगा, इसको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। राजनीति को किसी राजनीति में आकर के ही, सत्ता में आकर के इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। इसीलिए चांदनी चौक से सतदेव चौधरी ने चुनाव लड़ने का 2024 लोकसभा चुनाव का लड़ने का फैसला किया है और लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, करीब पिछले 6 महीने से हैंडबिल बंटते हैं, लोगों के सवाल जवाब भी आते हैं। चौधरी साहब भी इसमें मीटिंगें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि ये थोड़ा सा लोगों को एकदम नया लगता है बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की इस तरह से किसी ने सोच ही नहीं रखा था कि ये वाकई ये सारी समस्या का जड़ बहुमत में ही फंसा हुआ है। लोगों को लगता था कि नहीं फलाना नेता आ जाएगा तो वो ठीक कर देगा, फलानी पार्टी आएगी वो ठीक कर देगी। ऐसा प्रयोग तो पिछले 75 सालों में कई बार हुआ, लोकसभा में भी हुआ और कई राज्यों में हम होते देखते आ रहे हैं। लेकिन वही गरीबी, वही महंगाई, वही भ्रष्टाचार, वही बीमारी, वही गंदगी। आप बताइए ये पूरे एरिया में क्या किस तरह की व्यवस्था है? लोगों को जो एक मिलनी चाहिए जिस तरह से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, वो भी नसीब नहीं है। एक तन पे कपड़ा, रोटी के लिए भी मुयस्सर है, बेरोजगारी है। तो ये सारी समस्याएं तो नहीं होनी चाहिए। इसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये जो है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये जोड़ तोड़ गठबंधन, इसमें सरकारों का फोकस हो ही नहीं सकता इन सब चीज़ों के ऊपर, इस गरीबी के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर, गंदगी के ऊपर। ये सारा तो ये किसी तरीके से सत्ता पे कब्जा करने का ही जुगात में रहती है। सालों ऐसा लगता है कि सालों भर चुनाव का मौसम है, हर पार्टियाँ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी है। ये खत्म हुआ तो अगला चुनाव, ये अगला चुनाव खत्म तो वो विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव खत्म, पंचायत चुनाव, ये सालों भर चुनावी राज है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं जब राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन के जब वक्त आता है तो किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करती हैं। चाहे विज्ञापन हो, तमाम तरीके की होर्डिंग लगाई जाती हैं, तमाम तरीके के जो है तरह तरह के विज्ञापनों पर पैसा खर्च करती हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। लेकिन
अब ये आपको सोचना है और आपको तय करना है कि क्या राजनीति व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। जो बुनियादी चीज़ है, अगर आपका ज़मीन से बेस ही अगर ठीक नहीं होगा तो आप जो इमारत ऊपर खड़ी कर रहे हैं वो कितनी मजबूत होगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये जो बुनियादी सवाल है, एक तो सत्य बहुमत की परिभाषा, मैंडेट, जमहूरियत जिसको कहा जाता है कि जमहूरियत ने चुना है, तो जमहूरियत ने अगर चुना है तो जमहूरियत की चुनी हुई सरकार टोटल वोट के कैलकुलेशन से सरकार बनाने में क्या आपत्ति है। ये आप अपनी क्या राय रखते हैं सत्य बहुमत को लेकर के, पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।